Not audible. बैक को म्यूट है। हाँ अभी आएगा। जय श्री कृष्णा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन प्रतिवर्ष आर के धूत व्याख्यान माला करता है, जिसकी आज 34वीं कड़ी में आप सभी का मैं विनोद बंग स्वागत करता हूं। सबसे पूर्व आप सबको मैं हमारे जो पैनलिस्ट है उनसे आपका इंट्रोडक्शन, मैं सबसे पूर्व हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी काबरा से निवेदन करता हूं, कृपया पैनल में ज्वाइन हो। तत्पश्चात श्री द्वारका प्रसाद आसावा से निवेदन करता हूं कि पैनल में ज्वाइन हो। आज के इस कार्यक्रम के चेयरमैन श्री रमेश जी भट्टर से निवेदन करता हूं, कृपया हमारे इस पैनल में ज्वाइन होकर शोभा बढ़ाएं। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री अरुण जी लाहौटी से निवेदन करता हूं, कृपया पैनल पर अपना योगदान दे। श्री अरविंद जी नारनिया से निवेदन करता हूं, कृपया इस मीटिंग में आप ज्वाइन हो। जैसे कि आप सबको पता है कि आज के हमारे स्पीकर श्री आनंद जी राठी, आनंद राठी ग्रुप, वो हमें अपनी ओजस्वी वाणी से आत्मनिर्भर भारत, आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, उस पर हमें ज्ञान देंगे जरूर। तो मैं सभी इस जूम लिंक, हम इस परिस्थिति में भी आर के धूत व्याख्यान माला हम जूम पर कर पा रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत सौहार्दपूर्ण बात है। समय के साथ समय की बात, समय के साथ समय की बात, आरजीए का यह उत्थान रहा है। आरजीए का मोटो है शिक्षा सेवा जागृति। समय समय पर राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन आपको समय के साथ समय की बात के विषय पर आप सभी को ज्ञात कराता रहता है। तो आगे मैं प्रेजेंटेशन के लिए श्री सुरेश चंद्र जी काबरा, जो हमारे संस्था के अध्यक्ष है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सभी ज्वाइनी जूम पर जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए भी हमें बहुत खुशी हो रही है। तो श्री सुरेश चंद्र जी काबरा से निवेदन है, कृपया राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन के बारे में कुछ अपना ज्ञापन दे। धन्यवाद चंद्र जी काबरा। हाँ, धन्यवाद विनोद जी। आवाज आ रही है साहब? आवाज आ रही है? आ रही है साहब। अच्छा। श्री रामकृष्ण धूत व्याख्यान माला की 34वीं कड़ी के अतिथि वक्ता व मंचासीन आनंद जी राठी, चेयरमैन आनंद राठी ग्रुप, संघ के मंत्री द्वारका जी असावा, चेयरमैन रमेश जी भट्टर, संयोजक विनोद जी बंग, समन्वयकर्ता अरुण जी लाहौटी, उपस्थित भूतपूर्व अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और कार्यकारी सदस्य, स्नातक बंधुओं, मातृशक्ति एवं अतिथिगण, सभी को जय श्री कृष्ण एवं सादर वंदे। आप सभी का आज के रामकृष्ण धूत स्मारक व्याख्यान माला में हृदय से अभिवादन व स्वागत करता हूं। राजस्थानी स्नातक संघ अपने प्रेरणा स्रोत एवं कर्मठ समाज सेवी स्वर्गीय रामकृष्ण धूत जी की स्मृति में इस व्याख्यान माला का आयोजन करता है। इस वर्ष की कड़ी में आनंद जी राठी को आमंत्रित किया गया है, जो हमें आत्मनिर्भर भारत जैसे सामयिक विषय पर संबोधन करेंगे। आनंद जी राठी खुद इंडिया टॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वे अपने विस्तृत अनुभव से हमें अवगत कराएंगे। विकास का अर्थ आर्थिक विकास तो है, पर साथ ही औद्योगिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी आत्मनिर्भर भारत है। उनका कहना है, बी इंडियन बाय इंडियन। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे कार्यों के फल हम तक केंद्रित न होकर समाज व राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। हमें ऐसे वातावरण में हम समाज व राष्ट्र को क्या दे सकते हैं यह सोचना चाहिए, न कि राष्ट्र हमारे लिए क्या करता है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि अतिथि वक्ता श्री आनंद जी राठी हमें समाज व राष्ट्र से जुड़ने की प्रेरणा देंगे। कुछ समय से कोरोना की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। आप सभी से निवेदन है, आप अपने स्वास्थ्य व पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखें। मैं पुनः मंच की ओर से, अपनी ओर से सभी उपस्थित जनों का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। मनोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने धन्यवाद। आरजीए के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्था के मंत्री श्री द्वारकादास जी आसावा से निवेदन करता हूं कि राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन की संक्षिप्त में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री द्वारका जी आसावा। राजस्थानी स्नातक संघ द्वारा श्री रामकृष्ण दूत व्याख्यान माला जो आज जूम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, में पधारे आज के अतिथि वक्ता श्री आनंद जी राठी, आरजीए के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी काबरा, समिति के संयोजक श्री विनोद जी बंग, परामर्शदाता श्री सी रमेश जी भट्टर, समन्वयकर्ता अरुण जी लाहौटी और सह संयोजक श्री अरविंद जी नारायणिया एवं अन्य सदस्यों को जय श्री कृष्णा। राजस्थानी स्नातक संघ जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सेवा एवं जागृति है। राजस्थानी स्नातक संघ के इस परिवार में कुल 2250 सदस्य है, जिसमें सीए, सीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कई उद्योगपति अपने कार्य से इसे विविधता प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संघ द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वर्ण जयंती शिक्षा न्यास के समन्वय से लगभग 600 छात्र छात्राओं को हर साल छात्रवृत्ति के रूप में उनका सहयोग किया जाता है, जो कि लास्ट वर्ष भी 45 लाख रुपए किया गया था, जो कि इस वर्ष का कार्य इसी माह में पूर्ण होगा। मासिक भाषण माला के अंतर्गत समसामयिक एवं ज्वलन विषयों पर परिचर्चा एवं चिंतन करने के लिए विशिष्ट विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। हर माह आरजीए का एक मासिक पत्र वितरण किया जाता है, जिसमें अन्य टॉपिकों पर डिटेल में दिया जाता है। इस वर्ष के कार्य में आरजीए का रोस्टर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि लास्ट 2012 में किया गया था, जिसमें पूरे मेंबर्स का डाटा प्रदान किया जाएगा, जो कि कार्य पूर्ण रूप से लगभग सितंबर एंडिंग तक संपूर्ण किया जाएगा। और भी अन्य कार्य किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जो कि अगले संडे को प्लान किया जा रहा है कि आरजीए की मासिक भाषण माला की जाएंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सेक्रेटरी महोदय। जैसे कि आपने जानकारी दी कि आरजीए रोस्टर का काम बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। ये सभी मेंबरों को मैं इस जूम मीटिंग माध्यम से फिर से पुनः बोल रहा हूं कि उनसे निवेदन भी कर रहा हूं, जो भी आरजीए के सदस्य है, कृपया जल्द से जल्द अपनी जानकारी श्री द्वारका जी आसावा तक पहुंचाए, जिससे हमें रोस्टर प्रदान करने में आसानी होगी। मैं तत्पश्चात श्री आज के चेयरमैन श्री रमेश कुमार जी भट्टर से निवेदन करता हूं कि श्री रामकृष्ण जी दूत के बारे में अब दर्शकों को जानकारी दे। श्री रमेश कुमार जी भट्टर। धन्यवाद विनोद जी। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थानी स्नातक संघ के गौरवमय कार्यक्रम के अवसर पर संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी काबरा, अतिथि वक्ता आदरणीय श्री आनंद जी राठी, संघ के मंत्री श्री द्वारका जी आसावा, कार्यक्रम के संयोजक श्री विनोद जी बंग, समन्वयकर्ता श्री अरुण जी लाहौटी, सह संयोजक अरविंद जी नारायणिया, संघ के भूतपूर्व अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, अतिथिगण, सदस्यगण, सभी महानुभाव माताओं, भाइयों, बहनों और सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। राजस्थानी स्नातक संघ पिछले 33 वर्षों से प्रतिवर्ष संघ के प्रेरणा स्रोत आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रामकृष्ण जी दूत की स्मृति में व्याख्यान का आयोजन करता आया है। मैं
संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी का आभार एवं धन्यवाद मानता हूँ, जिन्होंने मुझे इस वर्ष के कार्यक्रम में चेयरमैन का दायित्व सौंपा। श्री धूत जी के जीवन परिचय से यूं तो सभी भली भांति परिचित है, फिर भी एक औपचारिकता के नाते मुझे आदरणीय श्री धूत जी का जीवन परिचय आप सबके सम्मुख रखने में हर्ष व गौरव का अनुभव होगा। आदरणीय श्री रामकृष्ण जी धूत का जन्म 1897 में राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा गांव में हुआ। बचपन से ही माता पिता श्री जी शरण हो गए। मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने काका जी के सानिध्य में हैदराबाद से रहने लगी। आपकी समाज सेवा का प्रारंभ सन 1908 में मात्र 11 वर्ष की आयु में मुचकुंदा नदी में आई बात से हुआ। सन 1914 में आपका विवाह श्रीमती पार्वती देवी के साथ हुआ। समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाल विवाह, कन्या विक्रय, मृत्यु भोज, पोषण मोषण आदि के वे प्रखर विरोधी रहे। वे समाज व देश के सुधार के लिए बिना किसी पद या सत्ता की अभिलाषा से जीवन पर्यंत एक प्रखर सेनानी की तरह कार्य करते रहे। सन 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना में वे प्रत्यक्ष सहयोगी रहते हुए प्रथम मंत्री बने। निजाम मुक्ति आंदोलन एवं रजाकारों के समय उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। चूंकि श्री धूत जी की शिक्षा गुरुकुल में हुई, उनके मन में राजस्थानी समाज को शिक्षित एवं संगठित करने की प्यास जागृत हुई। इसी क्रम में 1920 में मारवाड़ी मंडल एवं हिंदी पुस्तकालय, 1924 में मारवाड़ी हिंदी विद्यालय हसमतगंज, 1936 में मारवाड़ी हिंदी विद्यालय बेगम बाजार एवं हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। वे 1959 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र प्रदेश शाखा के मैनेजिंग ट्रस्टी बने। इससे यह समझा जा सकता है कि उनको राजस्थानी समाज व हिंदी से बेहद लगाव था। वे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष भी रहे। 1935 में खादी प्रचार संघ की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता में अपनी सेवाएं देने के बाद आचार्य श्री विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में भी आपका पूर्ण सहयोग रहा। 1929 का प्लेग हो या 1932 का बंगाल में दुर्भिक्ष, 1934 का बिहार में भूकंप हो या 1965 का भयानक क्वेटा भूकंप, चाहे जैसी भी आपदा विपदा प्राकृतिक या अप्राकृतिक आई हो, उन्होंने सर्वदा पूर्ण निष्ठा व कार्य कौशल से पीड़ितों को सहायता पहुंचाई। इसी प्रकार समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र श्री धूत जी से अछूता नहीं रहा। विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक संस्थाओं का शुभारंभ करते हुए आपने शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं राजस्थानी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से 1961 में राजस्थानी स्नातक संघ का बीजारोपण किया, जो आज पुष्पित व पल्लवित होकर वैचारिक क्रांति को धारण किए हुए एक विशाल मत का रूप ले चुका है। श्री धूत जी पृथक तेलंगाना के समर्थक रहे। 1969 में प्रथम तेलंगाना समिति के कोषाध्यक्ष बने एवं पृथक तेलंगाना के लिए निष्ठापूर्वक प्रयासरत रहे। तेलंगाना के गठन हेतु लंबे संघर्ष के बाद अंततः उनका सपना साकार हुआ और तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ। आपने अपने जीवन में वैष्णव जन को कहने के लिए जो प्रीत पराई जाने दे, इस पद को पूर्ण रूप से चरितार्थ किया है। यही उनकी धन्यवाद। और तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब।
जिस प्रकार रामकृष्ण जी धूत जैसे भामाशाओं के कारण आज राजस्थानी समाज का सारे विश्व में परचम लहरा रहा है, हम रामकृष्ण जी धूत को पुनः नमन करते हुए मैं आगे की कार्यवाही के लिए मेरे कोऑर्डिनेटर श्री अरुण जी लाहौटी से निवेदन करता हूं कि आज के हमारे अतिथि वक्ता श्री आनंद जी राठी का परिचय दे। अरुण जी लाहौटी। जय श्री कृष्णा, जय भारत। With the permission of the chair, I have great honor to give introduction of our guest speaker on occasion of R.K. Dhoot Memorial Lecture organized every year by Rajasthani Graduate Association. Mr. Anand Rathi, Chairman Anand Rathi Group. Born on 25th June 1946, Mr. Anand Rathi has his upbringing and education in Jodhpur. He is a gold medalist chartered accountant of 1966. Mr. Anand Rathi is presently the chairman of Anand Rathi Group, ARG, a leading full-service investment bank founded in 1994, offering a wide range of financial services and wealth management solutions to institutions, corporations, high net worth individuals and families. The firm has rapidly expanded its footprint to over 350 locations across India with international presence in Dubai. Mr. Rathi was elected to governing board of Bombay Stock Exchange in 1997-98 and became the president of the exchange for 2 years from April 1999 to 2001. He played a key role in setting up of online trading system in BSE, Trade Guarantee Fund and Central Depository Services Limited. During his presidentship, he had the honor of hosting the President of America, Mr. Bill Clinton, and Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, and many other dignitaries. Before establishing his own company, Mr. Rathi was heading Indian Rail and Industries, now Aditya Birla Nuvo, as senior president. He was also instrumental in setting up of Birla Global Finance and Birla Mutual Fund. He is associated with a number of professional, social, and philanthropic organizations. He was a member of the Central Council of the Institute of Chartered Accountants of India during 1985 to 1991 and contributed significantly to the advancement of CA profession in various capacities. He is presently chairman of Brahma Savitri Ved Vidyapeeth Trust Board Pushkar, a school teaching Yajurveda to around 100 students. He is also associated with the protection and development of breeds of Desi cows and involvement in development of medicines based on cow urine and other cow products. Here on the platform of Rajasthani Graduate Association, we hereby request Shri Anandji Rathi to deliver his address on the current topic Atma Nirbhar Bharat in today's R.K. Dhoot Memorial Lecture. Welcome, Rathi ji. थैंक यू अरुण जी। आपने जिस प्रकार राठी जी का इंट्रोडक्शन दिया है, राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, जैसे कि इस मंच पर बड़े बड़े वक्ता आ चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा जी स्वराज, राजीव जी दीक्षित, संबित जी पात्रा। तो आज हम राठी जी को सुनकर भी पूरे हमारे श्रोतागण और राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं आशा करता हूं जोरदार हम, क्योंकि जूम पर है, हम तालियां सिर्फ आवाज नहीं आ पाएगी। मैं स्वागत करता हूं श्री आनंद जी राठी का। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान ग्रेजुएट एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई सुरेश चंद्र जी काबरा,
भाई विनोद जी बंग, द्वारका जी असावा, रमेश जी भट्टर साहब, अरुण जी लाहौटी, अरविंद जी नानोलिया और मेरे राजस्थान के सभी इस एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए भाइयों और बहनों, मैं भाई सुरेश जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक अवसर दिया आप लोगों से ये आरके मेमोरियल लेक्चर में बुलाने का। प्रोग्राम तो मार्च में ही निश्चित हुआ था, परंतु कोविड के बस प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। तो भाइयों और बहनों, मैं हमेशा समझता हूँ कि जब भी मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों से मुझे उनसे बात करने का या कुछ कहने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवाली समझता हूँ। आज भाई अरुण जी को धन्यवाद करता हूँ, मेरा जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया वो कुछ बड़ा चढ़ा के दिया उन्होंने। आज जो मुझे विषय दिया गया बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। क्या मैं वो प्रेजेंटेशन इसमें ले सकते हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? Sir, the presentation is on. हाँ, विनोद जी सुन रहे हैं ना सब? सुरेश जी Yes, आप yes, we are listening. Yes, 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 we are you are listening. audible. Yes, you are audible. ऑल राइट। तो देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत की बात तो जैसे पता है कि मार्च में जब कोविड की शुरुआत हुई, लॉकडाउन शुरुआत हुआ, बड़ा भय था और आज भी है पर बहुत कम हो गया है। तो उस समय हमेशा ही उम्मीद, जब इस तरह इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ, बिजनेस को इफेक्ट हुआ, आम आदमी को इफेक्ट हुआ, तो ये समझते थे कि भाई सरकार जो है कुछ न कुछ स्टेप्स लाके करेगी। रिजर्व बैंक ने तुरंत कुछ स्टेप्स लिए थे, परंतु भारत सरकार के पूरे स्टेप्स का जब बाकी था तो 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश दिया, अपने सबको संदेश दिया कि इस कोविड के लिए वो क्या किस तरह चाहते हैं। तो उन्होंने उस अनाउंसमेंट तो किया था कि 20 लाख करोड़ की योजनाएं जो हैं वो कैसे दी जाएंगी, कुछ लिक्विडिटी के आरबीआई के थ्रू दी जाएगी, कुछ डायरेक्ट असिस्टेंस दी जाएगी। परंतु उस संदेश में एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने की कि अगर अपने को देश को आगे बढ़ना है तो एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करनी होगी। मोदी जी ने क्या कहा आप जैसे सुने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मूव स्लाइड। मोदी जी का भाषण की कुछ अंश जो है आपके सामने जो प्रस्तुत है कि 21वीं सदी भारत की नहीं, हमारा सपना ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। जो भाई सुरेश जी ने भी अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि सब लोग मानते हैं कि 21वीं सदी भारत का ही होगा। आज विश्व की जो स्थिति है उसके इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी अपने को आत्मनिर्भर भारत होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। आज हमारे पास साधन है, सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं, उसमें हमारे प्रोडक्ट हम अच्छे बनाएं, हम अपनी क्वालिटी को सुधारें। ये सब अगर अपने करेंगे तो और सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे तो हम जरूर से आत्मनिर्भर भारत कहला सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया कि अपने को लोकल को वोकल बनाना है, कि अपने खुद का तो अपना कंजम्पशन करना है परंतु अपना भी प्रचार आगे करना है। तो नेक्स्ट, उन्होंने 5 स्तंभ उन्होंने अपने भाषण में कहे कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनता है उसके 5 बड़े जो सपोर्ट सिस्टम होगा। क्या चाहिए? एक तो इकोनॉमी, नेचुरली जब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो जिस देश में कोई भी देश की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ आई है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा खर्च हुआ है। चीन का अगर उदाहरण लें तो चीन का भी जो लेट 70s, 80s में और 90s में उन्होंने जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया उसमें उनकी ग्रोथ 10%, 12% ग्रोथ आई। सिस्टम चाहिए, कानून चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा है जो भारत का एडवांटेज है कि भारत के पास डेमोक्रेसी है और उसका फायदा जो है
उसके कारण ये संभव है आसानी से करना, और अपनी पॉपुलेशन है इसलिए बहुत डिमांड है। तो ओवरऑल अगर देखें पांचों मिला के, तो भारत के पास पोटेंशियल पूरा है आत्मनिर्भर बनने का। तो नेक्स्ट, अगर आप मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि एवरीथिंग दैट इज इन अदर्स कंट्रोल इज पेनफुल, सर्वप्रथम दुख सर्वात्मसम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखेयो। मतलब जो अपने हाथ में है, जो दूसरों के हाथ में है वो पेनफुल है, जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें हैप्पीनेस है। इसलिए अगर आपको पेन नहीं चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए तो आदमी को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब इसका मतलब क्या है आत्मनिर्भर भारत का? ये अगर आप देखें कि आत्मनिर्भर, कई लोग समझते हैं आत्मनिर्भर मतलब कि हर चीज जो आपको चाहिए अपने प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल दे कि अगर एक आदमी को आत्मनिर्भर होना है तो इसका मतलब क्या है कि खुद की खेती करेगा, खुद का दूध लेगा, खुद की सब्जी उगाएगा? नहीं, वो नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा जो अपने को चाहिए हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होना चाहिए, परंतु इसका मतलब क्या है कि जहाँ अपने को रिलेटिव एडवांटेज है, जहाँ अपने को दूसरों के मुकाबले एक अपने पास उसका बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी एडवांटेज है। आज अपने पास मैन पावर है, मार्केट साइज है, टेक्नोलॉजी का है। अगर आप देखें कि 1990 तक और उसके कुछ सालों पहले तक आईटी की जानकारी नहीं थी, परंतु जब मौका आया तो हिंदुस्तान आज आईटी सेक्टर में इतना बड़ा हो गया। फार्मास्यूटिकल में अपने पहले सारी दवाएं इंपोर्ट होती थी या बड़े ब्रांड नेम से चलती थी, आज देश में फार्मास्यूटिकल इतना एक्सपोर्ट हो गया। तो अपने कई ऐसे व्यवसाय हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वहाँ अपने वी कैन बिकम सप्लायर ऑफ द ग्लोब, के जो पूरा ग्लोबल प्लेयर अपने बन सकते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने बताया, ये नहीं कि जो चीज इंपोर्ट करे उसको रोक नहीं सकते। अगर क्रूड ऑयल अपने पास नहीं है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो चीज अपने पास नहीं है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है हाँ वो अपने को लेनी पड़ेगी। और अगर अपने को कर सकते हैं, कई ऐसे व्यवसाय है, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें वी कैन बिकम द सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। जो चाइना ने किया है, वही एडवांटेज हिंदुस्तान के पास भी है, हमेशा ही थे, परंतु चाइना आगे बढ़ गया, अपने लोग पीछे रह गए। आज मोदी जी ने अपने को ये एक संदेश दिया है कि अपने को भी आत्मनिर्भरता रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया फार्मा है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, आज ऑटोमोबाइल्स, अब तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो गई, पर वी कैन बिकम दी सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए एशिया में थाईलैंड को ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना सप्लायर का बेस बनाया, जबकि थाईलैंड में कोई सुविधाएं नहीं थी। आज इंडिया के मुकाबले थाईलैंड में न तो मैन पावर, ट्रेन मैन पावर है, न कोई उनके पास रॉ मटेरियल है, फिर भी वो डेवलप हो गए। और इससे अगर ग्लोबल सप्लायर हो गए तो उसी से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा, और सबका जो है अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम, वो एक आत्मनिर्भर बनने का जो मेन उद्देश्य है वो रहेगा, उसमें होगा। नेक्स्ट, आप अगर पुरानी हिस्ट्री देखें इंडिया की, तो अपने इंडिया को नेक्स्ट, इंडिया में कहते थे कि अपने ये सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। क्यों कहते थे? क्योंकि अगर आप देखें इतिहास कि 1500 वर्ष तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे सारे विश्व में सबसे आगे थी। अपने पास 25 से 30% की जीडीपी जो है वो हिंदुस्तान में थी, और यहाँ से हर चीज अच्छी प्रोडक्ट होके जाती थी। सिल्क के मामले में देख लो, मसलिन बनती थी, अपने परफ्यूम्स, इत्र बनते थे, आयुर्वेदिक दवाएं बनती थी, ज्वेलरी, स्टील, कितने और सारे स्पाइसेज अपने यहाँ से। तो भारतवर्ष बहुत आगे था, परंतु पिछले 500-600 सालों में न केवल ग्रोथ रुकी बल्कि अपने नेगेटिव ग्रोथ में आगे। वहां से जो अपने पास था नेगेटिव ग्रोथ, ऐसे नहीं कहूंगा एब्सोल्यूट नंबर, परंतु वर्ल्ड में जो अपना हिस्सा था, जब से पहले मुगल साम्राज्य और उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब ब्रिटिश रूल रहा। अपने कॉलोनियल रूल में जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का सोर्स बना दिया।
यहाँ से कॉटन, अब यहाँ की कॉटन हमेशा से ही इंडिया अग्रणी रहा है कॉटन प्रोडक्शन में, परंतु टेक्सटाइल जो है वो जाके मैनचेस्टर में लगी, वहां फैक्ट्रियां इंग्लैंड में लगी और वहां से कपड़ा बन के इम्पोर्ट होने लगा या दूसरी जगह गया। तो अपने पास रॉ मटेरियल के जो एडवांटेज थे उसका एडवांटेज जो जब कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिश रूल में उसका पूरा उन्होंने एडवांटेज लिया। तो पहले जो हम अच्छा माल बना के बाहर भेजते थे और लोकल जीडीपी ग्रोथ होती थी, अपने को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर की तरह ब्रिटिश राज में डेवलप हुआ। वहीं से नेचुरली जो 25% अपनी जीडीपी में शेयर था वो घट के 5% आ गया। सन 1700 में जो है इतना एक साथ 200-300 सालों में हिंदुस्तान की कंट्रीब्यूशन चेंज। नेक्स्ट। तो क्या हुआ जब देश आजाद होने के बाद देश में पहले पॉलिसी नेहरू जी ने ये कोशिश की भाई आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना सारा प्रोडक्शन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उन्होंने यहाँ पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री लगाई। उस समय मुझे लगता है कि उस समय अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर मौका देते, भाई और बहनों जैसे आप तो सब व्यवसायी लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, अपने ब्लड में ही एंटरप्रेन्योरशिप है सभी के, अगर उस समय सबको मौका मिलता, और जिनको मौका मिला आपको पता है कि अपने राजस्थान के ही आज भी जितने बड़े व्यवसाय हुए हैं शुरू में ही वो सब राजस्थान से बिलोंग करते थे, चाहे बिरला, बांगड़, सिंघानियाज, पोदार, जितने नाम आप गिने उस समय, तो वो अपने थे और उनको अगर मौका मिलता तो शायद देश की प्रगति और होती। तो परंतु हाँ, कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन नेहरू जी ने चालू किया, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसका कुछ फायदा हुआ। नेक्स्ट। तो अब जो है उस 1947 लेके 1987 तक जाते जाते देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत स्लो रही, जो अपने कह रहे हैं 2-3-4% जीडीपी ग्रोथ मुश्किल से होती थी। और इसके कारण जो है देश में फॉरेन एक्सचेंज का अभाव हो गया। आप सबको जिनको पता होगा कि 1990 में इतनी हालत हो गई कि देश में पैसा नहीं था 1 महीने के इंपोर्ट करने का, तो देश को उस समय गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स की शुरुआत की। साथ में मनमोहन सिंह जी उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस समय से पहले सारे लाइसेंसिंग जो राज था, हर चीज प्रोडक्शन करो तो लाइसेंस लो, हर चीज का इंपोर्ट है तो लाइसेंस लो, लाइसेंसिंग राज को वहां से शुरुआत खत्म करने की हुई। और उसकी शुरुआत होते होते धीरे धीरे वापस जो है देश आगे बढ़ने लगा। अगर आप देखें कि 1996 में अपना देश 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की थी, वहां जाके 2006 में 10 साल में, उन 10 सालों में जाके 14 से 13 पे आए। सिर्फ एक कंट्री को अपने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। वहां से फिर 2006 से 2016 अगले 10 वर्ष में 13 से अपने 7वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी हो गई। तो छलांग लगाई 13 से 7वीं में, 6 की एकदम। ब्राजील, कनाडा, इटली, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन को पीछे छोड़ा। फिर 2016 से जो अब तक हुआ है 7वीं से, अगले पिछले 4 साल में 7वीं से अपनी पोजीशन 5वीं हो गई है। अब जापान और जर्मनी को जो है हम पीछे छोड़ने वाले हैं। भी आज परचेजिंग पावर में तो अभी भी वी आर द 3rd लार्जेस्ट। पर हाँ, मुझे लगता है देश अगर जो आत्मनिर्भर का कॉल दिया है मोदी जी ने, उसके ऊपर चलेंगे आगे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बहुत जल्दी दोस्तों अगले 3-4 सालों में अपने वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। आज भी अपने एक्सपोर्ट जो है फूड का कर रहे हैं, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं, परंतु अभी भी डिपेंडेंस बाहर के पर्टिकुलरली आप देखें मोबाइल टेलीफोन इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल तो खैर अपने पास नहीं है इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो अब ये अपने दोस्तों समझे कि मेरे दिमाग में क्या है कि आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है और मोदी जी ने कहा उसका क्या अर्थ अपने लगाए, जो अपनी क्या जिम्मेवारी है, क्या अपने सहयोग कर रहे हैं। मोदी जी ने एक और कॉल दिया था
जब इस बार वापस चुनाव लड़के जब उनकी सरकार आई कि अपने को 5 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। अब उसके लिए अगर करना है तो अपने को कम से कम 10% की ग्रोथ चाहिए। वो हो सकती है, आज पॉसिबल है। आज जो है हिंदुस्तान में जो चीज चाहिए, पोटेंशियल जिसको कहते हैं, सब चीज अपने पास है। परंतु कैसे बढ़ेंगे उसकी बात अपने को करनी है कि सस्टेन्ड अपने को ग्रोथ चाहिए। अपने को कंपनियों को बड़ी करनी पड़ेगी, उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करनी पड़ेगी। आपने देखा कई कंपनियां हैं आज ग्लोबली के कई मामले में। आज जो है आज रिलायंस का उदाहरण लें, आज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। उन्होंने यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। टेलीकॉम में उन्होंने ग्लोबली इतनी बड़ी लगाई है। और भी अपने विस्कोस फाइबर बिल्डर्स का लें तो आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो कई चीज़ों में, फार्मा में अपनी फार्मा कंपनियां जो है वर्ल्ड में पूरी सप्लाई कर रही है। अपने को जॉब क्रिएट करना जरूरी है अगर आत्मनिर्भर बनना है। हर साल अपने पास 10 लाख नई जॉब चाहिए, क्योंकि वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज एवरेज एज जो अपने यहाँ है, डेमोग्राफिक का एडवांटेज जबरदस्त है, सबसे यंगेस्ट है, ओल्ड लोग कम है। आज एवरेज एज 26-27 साल की अपने पास है। तो पर उसका एडवांटेज है, परंतु साथ साथ उसके लिए अपने को जॉब्स क्रिएट करनी है। इंडिया में अपने हर चीज का ग्लोबल सप्लाई का हब बन सकता है। जैसे चाइना बना है, अब इंडिया जो है बन सकता है। दूसरी कंट्रीज में देखें, ताइवान जैसी छोटी छोटी कंट्री है, वो लार्जेस्ट सप्लाई की चीजों में हो। अपने टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने के लिए डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आना चालू हो गया है। जब जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसी कंपनी आएगी या टेक्नोलॉजी लाएगी तो उससे आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जैसे बताया कि अपने को दूसरे लोगों का एक इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी करना है। तो ये आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि भाई वर्ल्ड से भी अपने को वी हैव टू इंटीग्रेट विद देम। अब मैं नेक्स्ट अगर आपको बात करूं अपने यहाँ की सक्सेस स्टोरीज, कुछ आपको पता भी है कि इंडिया की क्या सक्सेस स्टोरी चाहिए। अगर पास्ट में अगर देखें कि कुछ एरिया में आज आईटी में जो Y2 के जो 2000 में एक प्रॉब्लम आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम देशों वर्ल्ड में आई कि भाई जब सेंचुरी चेंज हो रही है तो हमारा आईटी सिस्टम्स में वो ईयर कैसे चेंज होगा, क्योंकि 1999 के बाद सिस्टम से प्रोविजन नहीं था। एक मौका मिला है हिंदुस्तानियों को, अपने भारतवर्ष को। और आज देखिए इंडिया आज जो है ग्लोबल में है 50% नॉन डिजिटल जो आउटसोर्सिंग अपने यहाँ है। आज ग्लोबल सर्विसेज में 3.5%। आज हर साल अपने 70 से 80 बिलियन का एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज का हो रहा है दोस्तों। आज उसी के कारण आज देश का आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होने के बाद भी आज डेफिनेटली आईटी कंपनियों ने जो उसमें सहयोग दिया है बड़ा सराहनीय है। हैदराबाद में भी आपको पता बहुत आईटी का बेस है। फिर फार्मा में आज मेरे ख्याल से दुनिया के हर देश में इंडिया की फार्मा कंपनियां हो गई। क्या कारण हुआ है? क्योंकि पहले जितने भी पेटेंटेड थे वो पेटेंट्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और पेटेंट्स खत्म होने के बाद जेनरिक ड्रग्स जा रही हैं। और इंडिया को बड़ा कॉस्ट का एडवांटेज, वी आर द चीपेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। आज सबसे ज्यादा एफडीए जो है यूएस के छोड़ के बाद आज अपने पास है। टू व्हीलर्स आज देखिए बजाज कितना बड़ा नाम है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर बजाज और हीरो मिलके आज दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द टू व्हीलर्स इन द वर्ल्ड। स्पेशलिटी केमिकल्स में अपने जबरदस्त उसमें नाम है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनने की जरूरत है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। जैसे मोबाइल टेलीफोन सब मैन्युफैक्चरिंग पिछले 5 सालों में हुआ है, पर व्हाई कांट वी बिकम द हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड? इट इज पॉसिबल दोस्तों। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरी से अपने को ये होना चाहिए कि भाई अपने लिए संभव है। परंतु पिछले 60 साल वो 70 साल अपने इंडिपेंडेंस ने कई चीजें अपने मिस कर दी। कई चीजें अपने, अगर मैं मिसेज की तरफ ध्यान दूं उसकी स्लाइड में, तो आपको मिसेज नेक्स्ट आप देखिए एक्सपोर्ट के मामले में आज अपना एक्सपोर्ट में मार्केट शेयर 2% भी नहीं है।
आज इतनी लार्जेस्ट अपनी पॉपुलेशन का शेयर है। चाइना का जो है शेयर जो 4% था 2001 में, उन्होंने अपना शेयर बढ़ा के 13% कर लिया और अपना शेयर खाली 0.7 से 1.7। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्लोबल हब बनने की। आज थाईलैंड जैसा देश इतना एक्सपोर्ट करता है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आज कार्स का एक्सपोर्ट करता है। तो वो आई थिंक वी मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग मेजर हब फॉर मैनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। फिर अपने डिफेंस इक्विपमेंट, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। $10 बिलियन का हर साल अपने इंपोर्ट करते हैं, परंतु सब बाहर से लेते हैं। आज देश में क्या है, अबे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज यहाँ के टैंक्स बने हैं, सारे वर्ल्ड में फेमस हो गए। यहाँ की जो वेपन्स दूसरे बने हैं, वो सब फेमस हो रहे हैं। अपने एक मौका था कि वो करते, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो होता ही, साथ साथ में अपना एक्सपोर्ट का सारी दुनिया में करने का एक मौका था। आप जैसे कोल पे नजर दें, आज बड़ी मतलब समझे आदमी अपने कि अपने पास कोल के रिजर्व्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, परंतु अपने बजाय एक्सपोर्ट करने के इंपोर्ट करते रहे। कारण एक जो पॉलिसी अपनी रही कि पहले कोल को खाली पब्लिक सेक्टर में देंगे, फिर प्राइवेट में दिया तो कैप्टिव में देंगे, फिर उनको माइनिंग नहीं कर रही। आपको पता कितनी दिक्कतें आई। अब वापिस सरकार ने जो जब 12 मई को अनाउंस किया, उसके बाद एक रिफॉर्म बड़ा आया माइनिंग के एरिया में कि नहीं भाई अब कोल प्रोड्यूस करके आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो एक मौका था अपना, ये खो दिया। अपने इतने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करने का मौका खो दिया। सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर इज वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। वहाँ आपके चिप्स बनाने में इतनी लेबर लगती है। अपने पास टेक्निकल लेबर है, अपने पास इतने डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इतने ग्रेजुएट्स हैं, परंतु एक मौका अपने कई चीजों में खो दिया दोस्तों। तो अब कोई बात नहीं, खो दिया वो खो दिया। अब आई थिंक वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आगे अपने पास अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या अपने पास अवसर है। मैं कई चीजें जो आपको कह रहा हूँ शायद आपको पता होगी, परंतु मैंने सोचा कि इस समय आपको मेरा ध्यान में आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास जबरदस्त मौके हैं, जबरदस्त अवसर है। और इस कोविड ने भी हमको कई एडवांटेज, हमको अवसर दिए हैं। कि सबसे बड़ा अवसर तो आपने देखा होगा कि सारा माहौल जो है, पॉलिटिकल माहौल जो है, वो चाइना के अगेंस्ट में हो रहा है। और लोग अब चाहते हैं कि खाली चाइना पे डिपेंडेंस जो है वो करना ठीक नहीं है, उन सेकंड सोर्स चाहिए, बल्कि मोर रिलायबल सोर्स। तो आज इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये मौका को अपने हाथ में लें, अपने लार्ज इंडस्ट्री लगा के पूरा एक्सपोर्ट जो है उसको करें। अपने पास जैसे मैंने बताया यंगेस्ट मैन पावर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कॉस्ट अपनी आज जो है, पहले लेबर कॉस्ट चाइना इंडिया की बराबर थी, आज चाइना में कॉस्ट अपने से बढ़ गई है, अपनी कॉस्ट कम है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर एफडीआई दुनिया में चूंकि अपना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, हर को चाहिए, तो हर आदमी चाहता है कि भाई वो यहाँ के अपना प्रोडक्शन लगाए। इस मामले में आप देखिए पिछले 5-7 सालों में कंटिन्यूअस एफडीआई ग्रोथ आ रही है। पिछले साल 70 बिलियन ग्रोथ आ गया। इसलिए पिछले 3 महीने में कोविड होने के बाद 20 बिलियन देश में एफडीआई आ गया है। मेरा मानना है कि इसको 100 बिलियन करना बहुत आसान है, अगर जो सरकार कोशिश कर रही है। अगले इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तक 100 बिलियन के ऊपर अपने एफडीआई ला सकते हैं। इसके लिए रिफॉर्म्स डेफिनेटली करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने दोस्तों कहा कि हम जैसे अपने जो से व्यवसायी लोग हैं, जो राजस्थानी लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको मौका देने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। ऑब्वियसली टैक्सेशन सरकार ने कम किया है, रेट कम की है, बहुत कॉर्पोरेट में कम की है, परंतु ओवरऑल भी दुनिया के जो प्रगतिशील देश हैं सब में टैक्स की रेट 20%, 15% के आसपास है। देश में अगर अपने भी टैक्स की रेट कम करें तो डेफिनेटली उससे सपोर्ट मिलेगा। अपने यहाँ ऑब्वियसली चाइना के मुकाबले वी हैव ए गुड लीगल सिस्टम। हालांकि लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है कि अपने यहाँ जिस तरह की देरी लगती है, परंतु स्टिल वी हैव गुड लॉज। पीपल हैव कॉन्फिडेंस कि भाई ठीक है, देर है, अंधेर नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, परंतु उस देर को दूर करना जरूरी है।
अपने पास इतने एनआरआई रेजिडेंट्स हैं दोस्तों, आज हिंदुस्तानी हर जगह छाए हुए हैं। आज अगर विश्व की टॉप 25 अगर कंपनी लें तो उनमें से आधे के सीईओ जो हैं आज हिंदुस्तानी हैं। तो इसका मतलब अपने वो उन लोगों का पूरा सपोर्ट है। जो बाहर से लोग, उनकी रेमिटेंस तो आती है, आप लोगों को पता होगा कि हर साल 70-80 बिलियन डॉलर वो लोग भेजते हैं, जिसके कारण देश में आज पैसा आ रहा है। तो ये बहुत बड़े मौके हैं अपने पास, बहुत बड़े एडवांटेज है, उस पर काम करने की जरूरत है। परंतु अगर ये करना हो तो क्या चाहिए, कुछ दोस्त हैं जरूर मैं कहना चाहूंगा। जो आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है, जो मैं समझता हूँ कि आज की जो सरकार है, आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनमें ये क्षमता है, उनकी समझ है। आज पॉलिटिकली एक सिचुएशन है जिसमें ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें कि जरूरत क्या है, क्या क्या करने की जरूरत है, तो सबसे जरूरत तो दोस्तों है कि बिजनेस को करना आसान होना चाहिए। आज आप सब व्यापारी अपने लोग समझते हैं कि दिनों दिन जो है रेगुलेशन बढ़ते जाते हैं, इंस्पेक्टर्स राज कहने को कम हुआ, परंतु दिक्कतें व्यापारी की कम नहीं हुई है। चाहे टैक्स में ले लें, इनकम टैक्स ले लें, जीएसटी ले लें, कोई भी इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चला गया, पर उसकी जगह दूसरी दिक्कतें आ गई। तो और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, हर बार अपने कुछ न कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा लगता है देश में जो है जो भी कानून बनता है तो वो देख के बनता है कि सबसे ज्यादा खराब कौन है, सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग आदमी कौन है, वो उसको ठीक करने की जरूरत है। मेरा मानना है इस देश की सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ है तो यहाँ के व्यापारी, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स है। और देश अगर आगे बढ़ा है इतनी दिक्कतों के बावजूद, तो बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, और उसके लिए सारे राजस्थानी, वी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू राजस्थान। क्या राजस्थान के लोगों ने एंटरप्राइजिंग होके खूब बिजनेस को आगे बढ़ाया है दोस्तों। अब उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अब भी कई बार देखते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है, कानून कुछ बनता है, उसका इंटरप्रिटेशन जो ब्यूरोक्रेसी वो और कुछ करती है, वो अलग तरह से काम करती है। जुडिशरी में फिर और कोई इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो जरूरी है कि सबका ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होना चाहिए, कोहेशन में काम होना चाहिए, और सब लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई गलत काम करता है, कोई आदमी अगर मान लो किसी ने इनकम टैक्स ऑफिसर ने गलत असेसमेंट किया, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सारी अगर व्यापारी की अकाउंटेबिलिटी होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए ट्रस्ट होना जरूरी है। ये ट्रस्ट की अपने यहाँ कमी है। अगर ट्रस्ट ठीक होगा तो लॉ ठीक हो जाएंगे। आपने देखा जब जब ट्रस्ट ज्यादा किया देश में प्रगति आई। जब इनकम टैक्स की रेट, जो पहले मैंने जब काम चालू किया था उस समय कैरियर, उस समय मार्जिनल रेट यूज्ड टू बी 70-80%। 100 रुपया कमा के 80 रुपया सरकार को देना, तो उस समय कौन टैक्स देगा। तो धीरे धीरे टैक्स की रेट कम आई। जैसे जैसे टैक्स की रेट आई उसकी कंप्लाइंस बढ़ गई, लोगों ने टैक्स ज्यादा दिया। वो ट्रस्ट होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर सरकार ये करे कि अगले 5 साल भाई जो टैक्स का रिटर्न भरेगा वो मान लिया जाएगा, तो देखिए कंप्लाइंस बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा कलेक्शन होना चालू होगा। एक ट्रस्ट, हर चीज में ट्रस्ट इज नेसेसरी। फैमिली में ट्रस्ट चाहिए, समाज में ट्रस्ट चाहिए, और देश में ट्रस्ट चाहिए। फंडिंग जो है एक होनी चाहिए। अभी इंटरेस्ट रेट सर कम की है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे फंडिंग, क्योंकि अपने देश में क्यों एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाए। अगर अपने 12% या 14% ब्याज पे पैसा लेके करें और वही 4% 5% में चाइना वाला करे, तो अपने कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते थे। खुशी की बात है कि सरकार और आरबीआई इस पे काम कर रही है, और लगता है वी मस्ट बी कंपेरेबल टू द वर्ल्ड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले भी कही, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सरकार को इसमें खूब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे सरकार करे चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कराए। रोड्स पिछले 20 सालों में बहुत कम हुआ है, और पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा रोड्स आज कम से कम जो बड़ी रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, अच्छे हो गए हैं। परंतु क्यों नहीं ये अपने हर गांव में बड़ी रोड्स ले जा सकते हैं। अपने क्यों नहीं रेल्स का एक्सपेंशन हो सकता है, क्यों नहीं अपने ब्रिजेज बन सकते हैं, क्यों नहीं पोर्ट। आज अपने पास इतना कोस्टल एरिया है,
अपने इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल एरिया, बिग एडवांटेज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। उसका यूज ये कि अपने तो 100-500 पोर्ट बन सकते हैं, इतनी अपने पास सुविधा है। तो ये सब चीजें, और नेचुरली अपने पास डेमोक्रेसी है। अभी कल ही परसों जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्यों पहले जो अपने सरकार पॉलिसी चली आई जो अंग्रेजों ने चालू की थी, उन्होंने इसलिए चालू की थी कि यहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अच्छा है, मुझे लगता है कि जिस तरह का एडवांटेज आएगा तो उससे जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये सब चीजें मैंने आपको बताई कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो सकता है, होगा। हम सबको मिलकर इसमें काम करना है और सहयोग देना है, दे रहे हैं। मैं हमेशा मेरे राजस्थानी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई वो कितनी बाधाएं हैं उनको जूझ के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि यू स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। ये सही कहावत है। जितना अपने भागेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली अपने जाके खूब आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद, नमस्ते। ओवर बैक टू यू विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी। हमारे दर्शकों को इस बार हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकते हैं जो आपने गाइडेंस दिए हैं, जरूर 21वीं शताब्दी के लिए हम सब राजस्थानी भाइयों का ही सहयोग जरूरी है। जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो कि हम राजस्थानी भी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की ओर से ज्यादा जरूरी है। पूरे राजस्थानी भाइयों को साथ में लेकर चलना ही सरकार को आगे ले जाने के लिए काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं संस्था के अध्यक्ष, संस्था के मंत्री, संस्था के चेयरमैन श्री रमेश जी भट्टर सभी की ओर से आपको एक छोटा सा स्मृति चिन्ह वर्चुअल स्क्रीन पर मैं भेंट करता हूं। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन होगा और आखिरी में हमें राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया आखिरी राष्ट्रगान तक इस मीटिंग में बने रहें और राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन का साथ देते रहें। यह मोमेंटो हम सब की ओर से आपको एक छोटी सी स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। राठी जी। बहुत धन्यवाद। आपका स्मृति चिन्ह मेरी स्मृति में हमेशा आपकी याद इसके कारण बनी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे की कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन हेतु श्री अरविंद जी नारनिया से निवेदन करता हूं, कृपया राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन की ओर से आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्री अरविंद जी नारनिया। जी नारनिया। आवाज आ रही है? हाँ। जय श्री कृष्णा। आज के इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रामकृष्ण द्वितीय व्याख्यानमाला में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। आज राठी जी ने जो हमें संबोधित किया वो वाकई बहुत ही अभूतपूर्व है। हमारी इकोनॉमी 14 से आज 5 नंबर पे आ गई और जल्दी हम 5 नंबर से 3 नंबर पे जाने वाले। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है। दूसरी बात, पराधीन सपने सुख नहीं, तो ये उन्होंने बता दिया, ये बात भी एकदम बहुत परफेक्ट है। तीसरी बात कि ये जो 20 बिलियन एफडीआई आ गई और 100 बिलियन तक जा सकते, ये भी बहुत अच्छा लगा सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जो कहा है वो बात बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, व्यापारियों को अपना भाई समझे, उनको अलग मत समझे, ये भी आपने बहुत ही सटीक और सही बात कही। राठी जी, मैं संघ की तरफ से और मेरी ओर से आपके और आपके टीम का मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करता हूँ। मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ पूरे जो भी इस ऐप पे सभी सुन रहे हैं हमारे श्रोतागण, उनको आभार प्रदर्शन करता हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे भाई सदस्यों का, मातृशक्ति का। मैं आभारी हूँ हमारे पास पेशेंट का, जिनका हमें समय पे समय मार्गदर्शन मिला है। मैं आभारी हूँ कार्यकारिणी का और विभिन्न समितियों का जिन्होंने हमें सहयोग दिया। मैं आभारी हूँ
भवानी ज्वेलर्स का, जिन्होंने हमें पेपर आर्ट में सहयोग दिया, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है, उनका सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। बैक टू विनोद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं सभी से निवेदन करता हूं कि थोड़ी व्यवस्था बनाकर राष्ट्रगान के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल नदी तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद, जय भारत, जय भारत। का पूरा धन्यवाद।